So we are discussing the unit number 2, that is nationalism in India. अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिंदुस्तान में, इंडिया में नेशनलिज्म की एक लहर स्टार्ट हुई खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। या हमने आइडिया ऑफ सत्याग्रह का कंट्रीब्यूशन भी देखा नेशनलिज्म के हवाले से इंडिया में। इसमें हमने गांधी जी का मेन कंट्रीब्यूशन देखा, खिलाफत मूवमेंट हमने देखी। इन दरमियान हमने एक एक्ट भी देखा जिसका नाम था रॉवलेट एक्ट, और रॉवलेट एक्ट का क्या आफ्टरमैथ था, इसके बाद कैसे जलियांवाला बाग हो गया, कैसे मेन लीडर्स को अरेस्ट किया गया, फिर कैसे उनके अरेस्ट होने से लोगों में एक तशवीश की लहर जाग गई, फिर उसका क्या इफेक्ट पड़ा पूरी इंडियन सोसाइटी पे, वो भी हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जब स्टार्ट हुआ था, मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, प्रोसेशन स्टार्ट हुए थे, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो लोग हिस्सा लेते थे, वो किस मकसद से हिस्सा लेते थे। क्या वो सारे लोग जो है इंडिपेंडेंस के लिए हिस्सा ले रहे थे? क्या सब लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो अपर कास्ट से हो या लवर कास्ट से हो, क्या सब लोगों के लिए एक ही मकसद था? वो मकसद क्या था? क्या वो मकसद आज़ादी हासिल करना था कि कुछ और था? तो अभी हम देखेंगे इसमें कि डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, जो लोग हिस्सा ले रहे थे मूवमेंट्स में, प्रोसेशंस में, इंडिपेंडेंस के लिए या नेशनलिस्ट्स बने थे, क्या सबके लिए मकसद एक ही था कि डिफरेंट था? So rebellion in the countryside from the steers, the non-cooperation movement spread to the countryside after the war. The struggle of peasants and tribals were developing in different parts of India. हमने देखा जो ये रेबिलियन है, जो बगावत है, पहले ये स्टीज में स्टार्ट हुई, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्टीज लेके जो है शिफ्ट हुई रूरल एरियाज की तरफ, कंट्री साइड्स की तरफ, गाँव की तरफ ये शिफ्ट हुई। फिर वहां से जो है गाँव के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब गांव के लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपनी राय से लेके इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उनके कुछ अपने मकासद थे, इनकी कुछ अपनी डिमांड्स थे, जिन डिमांड्स के उनका कुछ अपना ऑपरेशन वहां पे चल रहा था, उनका कुछ अपना जुल्म वहां पे चल रहा था, जिस जुल्म के खिलाफ वो आवाज उठाने के लिए आप तैयार हुए थे। हमने कल भी देखा कि कैसे जवाहरलाल नेहरू हो या महात्मा गांधी हो, गांव चले गए, गांव के लोगों के साथ बात की, डिफरेंट पीजेंट्स के साथ बात की, डिफरेंट फैक्ट्रीज वर्कर्स के साथ बात की, हर एक तबके के साथ बात की और उनको मोटिवेट किया कि आप जो है इस मोमेंट्स में पार्टिसिपेट किया करें और इसको मास मोमेंट बनाए, तभी जाके हमारे डिमांड्स फुलफिल हो सकते हैं। तो हम पॉइंट नंबर 1 में ये कह सकते हैं कि पहले जो है मूवमेंट्स स्टीज में स्टार्ट हुए, फिर स्टीज से लेटर ऑन ये शिफ्ट हुए गांव की तरफ। फ्रॉम द स्टीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। ये स्टीज से ही आया ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने देखा कि गांधी जी ने कॉल दी कि अब कॉपरेट नहीं करना है अंग्रेज लोगों के साथ, जो भी ये कहे उनके साथ कॉपरेट नहीं करना है। लेटर ऑन हम सिविल डिसओबीडियंस पढ़ेंगे। सिविल डिसओबीडियंस में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे गांधी जी ने अब डू और डाई की कॉल दी थी क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, कि इन्होंने कहा था कि अब जो है इनकी नाफरमानी करनी है। पहले कहा था कि इनके साथ बस कॉपरेट नहीं करना है, अब इन्होंने कहा था कि क्लियरली इनकी नाफरमानी करनी है, बस इनको ठुकराना है। तो the struggle of peasants and tribals were developing in different parts of India. The struggle, यहाँ पे याद रखना है, the struggles of peasants and tribals. Peasants and tribals, it means दो कम्युनिटीज के लोग यहाँ पे इन्होंने ऐड किए हैं। एक तो peasants का स्ट्रगल जो है डिफरेंट पार्ट्स में डेवलप हो रहा था, और ट्राइबल्स का भी जो है स्ट्रगल बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा था। यहाँ पे हम रिवीजन नोट्स पढ़ रहे हैं, इसमें हम हो सकता है कि हम बड़ा जंप मारे, लेकिन इन छोटे छोटे वर्ड्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। पीजेंट्स और ट्राइबल्स जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें दो स्टोरीज नजर आएगी। वो दो स्टोरीज क्या है कि अगर हम बात करेंगे इसमें से एक ट्राइबल की, ट्राइबल्स ने पार्टिसिपेट क्यों किया मूवमेंट्स में? ट्राइबल्स ने इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि उन्होंने कुछ पॉलिसी, अंग्रेज लोगों ने कुछ पॉलिसीज लाई थी, जैसे कि फॉरेस्ट पॉलिसीज लाई थी। इन्होंने लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया था, स्पेशली ट्राइबल लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया था कि वो जंगलों में ना जाए, और इस वजह से उनको बहुत ज्यादा अब दुश्वारियां आ रही थी, रोजगार के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, तो सब चीजों के हवाले से उनको बहुत ज्यादा मुसीबत आई थी। तो इन्होंने अब सोचा था कि अब जो है मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना ही हमारे लिए अब जो है नीड ऑफ द आवर है। One movement here war against talukdars and landlords who demanded from peasants exorbitantly
high rents and a variety of other cases. इसमें से हम एक मिसाल आप पीजेंट्स की अगर देख लेंगे तो छोटे छोटे जमींदार लोग जो थे, छोटे छोटे जो खेतों में काम करने वाले लोग थे, जमींदार हम बड़े लैंडलॉर्ड्स को कहते हैं, तो छोटे छोटे लोग जो थे जमीनों में खेतों में काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, जिनके पास छोटी छोटी जमीन का टुकड़ा हुआ करता था, तो उनको जो यूजुअली जो है बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स या ताल्लुकदार उनको बड़े बड़े रेंट्स दिया करते थे। अगर उनको वो रेंट पे जमीन देते थे तो रेंट लिया करते थे बहुत ज्यादा, और रेंट लेने के बाद उनको जो वो पैसे भी देते थे तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस भी लगाया करते थे। तो इस वजह से जो है जमींदार छोटे छोटे लोग जो है या छोटे छोटे पीजेंट्स जो है, ये इनको साल भर भी वो कर्जा अदा नहीं होता था, इनको साल भर कर्जे में दुगना होता था उनका अमाउंट। तो इन्होंने सोचा कि अब इनके खिलाफ भी, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ भी हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम आए साल या हर रोज इनके कर्जे के नीचे ही दब रहे, न कि इनके कर्जे से बाहर आ रहे हैं। तो डिफरेंट स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट हमें फिलहाल ये पता चल रहा है दो ही पॉइंट पढ़ के कि अभी जो लोग हैं सारे लोग नेशनलिज्म के हवाले से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बल्कि पीजेंट्स की अपनी अलग स्टोरी थी, ट्राइबल लोगों की अपनी अलग स्टोरी थी, ऐसे ही फैक्ट्री वर्कर्स की अपनी एक अलग स्टोरी थी। फैक्ट्री वर्कर्स को अपनी फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा ऑपरेशन चल रहा था, उन्होंने फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो इन सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इंडिया में, जो बहुत सारे लोग थे, हर तबके के लोग जो है आजादी के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। इनके लिए आजादी का मतलब ही कुछ और था, पीजेंट के लिए आजादी का मतलब कुछ और था, ट्राइबल कम्युनिटी के बंदे के लिए आजादी का मतलब कुछ और था, और जो है फैक्ट्री वर्कर्स के बंदे के लिए आजादी का मतलब कुछ और था। फैक्ट्रीज की अगर हम बात यहाँ पे छेड़ने की कोशिश करेंगे तो फैक्ट्रीज में हम देखते थे कि बहुत ज्यादा उनको टाइम, बहुत ज्यादा वर्किंग आवर जो उनका था बहुत ज्यादा था, उनको बहुत टाइम के लिए फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था। और वो उनके लिए आजादी अब ये थी कि उनके लिए टाइम रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उनके लिए टाइम कम किया जाए। और वैसे ही ट्राइबल लोगों के लिए आजादी ये थी कि उनको जो है फॉरेस्ट्स में फिर से अलो किया जाए। पीजेंट्स की पीजेंट्स के लिए आजादी का मतलब ये था कि इनके रेंट्स को जो है कम किया जाए। तो peasants had to do beggar. The peasant movement demanded reduction of revenue and abolition of beggar and social boycott of oppressive landlords. पॉइंट नंबर 3 हमें बोल रहा है कि पीजेंट्स जो है इनको वो बेगर का काम भी करना पड़ता था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें जो है अगर हम कहीं पे काम पे जाए तो वहां हमें मजदूरी मिलनी चाहिए, मुफ्त का काम हमसे नहीं लेना चाहिए। ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से हम पे जुल्म करते हैं, हमें ऐसे ही काम के लिए लेते हैं, फिर न पैसे देते हैं न कुछ देते हैं, और जो हमें वो मिन्नत रखते हैं या जो हमें वो अपनी तरफ से लैंड देते हैं उस पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू लेते हैं या उस पर बहुत ज्यादा रेंट लेते हैं। तो फिर उन्होंने अपने एंड से कहा कि हम सोशल बाइकाट अब करेंगे। सोशल बाइकाट मींस अब जो ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं इनके साथ हम कोई टाई अप ही नहीं रखेंगे, इनके साथ कोई डील ही नहीं करेंगे, इनको ना अब कोई काम करने जाएगा, ना इनकी कोई जमीन अब लेगा, ना इनके साथ कोई बंदा डील रखेगा। तो सोशल बाइकाट इनके साथ हम करेंगे। तो अवाध किसान सभा एक ऐसी सोसाइटी का नाम रखा गया जिसको जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे, एंड विद इन अ मंथ ऐसी कोई 300 किसान सभा क्रिएट की गई पूरे गांव में। और इनका मकसद क्या था, इन अवाध किसान सभा का, ये पहले अवाध में हुई और इनका मकसद यही था कि हम जो है किसान लोगों को सम अप करें, किसान लोगों को एक 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 एंगल से, एक साइड से, एक ही जगह से इनको सिस्टमैटिक तरीके से सुपरवाइज करके इनके लिए प्रोटेस्ट जो है प्लान करे, ताकि इनके प्रोटेस्ट से, इनके मोमेंट्स या जिस मोमेंट में भी ये पार्टिसिपेट करे वो रंग लाए। तो अवाध किसान सभा एक ऐसी सभा थी जिसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं का आइडिया था। इसमें सारे किसान लोग आए, इन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन कराई एक तरीके से, ये इसके मेंबर्स बने, फिर इस पूरे किसान सभा का एजेंडा एक ही था। पॉइंट नंबर 5 पे आएंगे, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इंडिया एट अनदर वे। अब हम थोड़ा बहुत कोरिलेट करेंगे गांव के इस सिनेरियो को और सिटीज के सिनेरियो को। हमने देखा सिटीज में काम चल रहा था, गांधी जी वहां पे लीड कर रहे थे, गांधी जी ने कॉल दी थी, स्वराज दिया था कॉल, या सत्याग्रह कॉल दिया था। स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सत्याग्रह मीन्स ट्रुथ फॉर सर्च या सर्च फॉर ट्रुथ, या हमने कल भी देखा नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो गांव जब सिटीज में ये मैसेज स्प्रेड हुई कि गांधी जी ने कॉल दी है स्वराज की, या गांधी जी ने कॉल दी है, जो गांधी जी ने कॉल दी है, इन्होंने सत्याग्रह की कॉल दी है, तो लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट किया।
लोगों ने कैसे इसको मिस इंटरप्रेट किया, जो स्टीज से ये न्यूज आगे चली गई, गांव में इसको मिस इंटरप्रेट किया गया, गांव के लोगों ने इसको मिसकोट किया, गांव के लोगों ने इस मैसेज को गलत तरीके से प्रेजेंट किया। लाइक गांधी जी ने स्टीज में कॉल दी थी स्वराज की, स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, अब जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही हमें हासिल होना चाहिए, अब हमारा काम कंप्लीट इंडिपेंडेंस से ही चाहिए। पहले अगर जब आप इंडियन हिस्ट्री को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेंगे, अभी तो आपके सिलेबस में वो है नहीं, जब आप पीजी लेवल पे हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो तब आप देखेंगे कैसे पहले ये काउंसिल्स में हिस्सा चाहते थे, इंडियन लीडर्स जो है पहले पार्लियामेंट में हिस्सा चाहते थे, फिर काउंसिल्स में, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जब स्वराज की कॉल दी गई तो अब इट मीन्स कि तब जाके इंडिया के लीडर्स ने ये चीज डिसाइड किया फाइनली जो है अब अंग्रेज लोगों को जड़ से ही यहाँ से निकलना है, तो स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो अब जो ये मैसेज उन्होंने दी थी स्वराज की, इसको गाँव में गलत तरीके से प्रेजेंट किया गाँव के लोगों के सामने। कैसे? The colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forests to graze their cattle or to collect fuel, wood and fruits। ये मैंने पहले ही बोला था ऊपर पॉइंट नंबर 1 पे ही कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, अंग्रेज सरकार ने पॉलिसीज क्रिएट किए थे, फॉरेस्ट पॉलिसीज या फॉरेस्ट एक्ट्स। इस फॉरेस्ट पॉलिसीज के तहत इन्होंने ट्राइबल लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया था। किस चीज के लिए? एक तो वो अपने जो है कैटल्स उनको जंगल में नहीं ले सकते घास खाने के लिए, वहां से वो फ्यूल या वुड वगैरह वहां से जमा नहीं कर सकते, या जो है वाइल्ड फ्रूट्स वो वहां से कलेक्ट नहीं कर सकते। इट मींस कि इनको कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट किया गया था। फिर लेटर ऑन अलग और एक पॉलिसी आई फॉरेस्ट्स के हवाले से, फिर फॉरेस्ट्स को हिस्सा किया गया, फॉरेस्ट्स को डिवाइड किया गया, कुछ फॉरेस्ट्स को रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट्स में रखा गया, कुछ फॉरेस्ट्स को और एक कैटेगरी में रखा गया, कहीं कहीं पे इन ट्राइबल लोगों को एलो किया गया, किसी एरिया में इनको एलो नहीं किया गया। तो अब जो है अलूरी सीताराम राजू एक ऐसे ही बंदे का नाम है जो गांव में रहते थे। इन्होंने एग्जैक्टली और कंप्लीटली जो है गांधी जी की इस मैसेज को बहुत ज्यादा मिसकोट किया था लोगों के सामने। अलूरी सीताराम राजू, ये स्टोरी मैंने आपको शायद बोली है कि ये he had a variety of special powers. He asserted that India could be liberated only by the use of force. ये अब somehow गांवों में लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये गांवों में लोगों को लीड कर रहे थे, और ये जिन लोगों को लीड कर रहे थे उन लोगों को बता रहे थे, लिबरेट कर रहे थे, एडुकेट कर रहे थे कि दैट ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स इंडिया कुड बी लिबरेटेड। इंडिया आजाद तभी हो सकता है जब आप वायलेंस, फोर्स का यूज करेंगे। ये कौन कह रहे थे? अलूरी सीताराम राजू। तो ये अपने आप को वो पीर का कुछ पीर बाबा कहते थे कि मेरे पास कुछ स्पेशल पावर्स है, कि अगर मुझे गोलियां भी आएंगी तब भी मैं नहीं मरूंगा। तो लोग जो है इसके पीछे दीवाने हुए थे, अच्छे से इसकी बात मान रहे थे, ये कुछ स्पेशल पावर्स को क्लेम कर रहे थे, तो लोग इनका बखूबी मानते भी थे, और इन्होंने फिर पूरे गांव को जो है मिस रिप्रेजेंट किया, और वो गलत तरीके पे चले, और वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स का फिर यूज किया। तो अल्टीमेटली इस फोर्स को मद्देनजर रखते हुए, या इस मिसकोड को मद्देनजर रखते हुए, जो गांव में लोगों को मिसकंसेप्शन डाला गया था, इसकी बिना पे फिर गांधी जी को जो है मूवमेंट कॉल ऑफ करना पड़ा। तो अलूरी सीताराम राजू को लेटर ऑन अंग्रेज लोगों ने पकड़ लिया, फिर उसको जो है उन्होंने वही तरीके से मारा जिस तरीके को वो स्पेशल पावर्स क्लेम कर रहे थे कि मुझे गोलियां लगने के बाद भी कुछ नहीं होगा, तो इसको फिर बाद में फांसी दी गई थी। नाउ हम पढ़ रहे थे नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस या खिलाफत मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन से अगर काम नहीं चला तो अब इनको कैसे शिफ्ट करना पड़ा, जैसे कि हम कहते हैं कि एक गियर से अगर काम ना चले तो गियर चेंज करो, तो वैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक गियर था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इससे कुछ बड़ा ही गियर था। किस हिसाब से? क्योंकि नॉन कोऑपरेशन करके हम अभी कहेंगे, मैं आपको कहूंगा कल से 8:30 क्लास होगी, क्लास तभी होगी जब आप कोऑपरेट करेंगे, ठीक? अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है ना? तो फिर होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैं कहूंगा हमारी क्लास होगी तो आप वहां से सीधे मुंह बोलेंगे कि नहीं जी हमें क्लास नहीं लेनी है, तो दैट्स इट, मसला खत्म। तो कुछ ऐसा ही टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस आया था गांधी जी ने, और एक कॉल दी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ये कंप्लीटली डिसओबे करना था, जैसे कि हम कहते हैं वो डिसओबे करना है, नाफरमानी करना। हम कहते हैं कि ये डिसओबीडियंट बच्चा है, अपने पेरेंट्स का नहीं मानता, तो वैसे ही गांधी जी ने कॉल दी थी डिसओबीडियंस की, यानी कि नाफरमानी की। ये नाफरमानी किन लोगों को करनी है? अंग्रेज सरकार को। Mahatma Ji decided to withdraw the non-cooperation movement in 1922. ये याद रखो,
कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ इसीलिए किया गया था क्योंकि गांधी जी ने जो है कॉल दी थी सत्याग्रह की, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की, वो लेकिन गलत तरीके पे यूज हुआ, उसकी कॉल जो है गलत तरीके पे फिर यूज हुआ। उसमें मैंने कुछ कहा कि गाँव में जो है ये मैसेज गलत रिप्रेजेंट की गई इसी वजह से, या बिहार का वो आप चौरी चौरा का इंसिडेंट आपको याद ही होगा कि कैसे वो वायलेंट हो गया, वायलेंस में तब्दील हो गया वो इंसिडेंट जहाँ पे पुलिस चौकी पे अटैक हुआ। तो इस बिना पे, इसी वजह पे, इसी बेसिस पे गांधी जी को ये सारा फिर जो है बंद करना पड़ा। तो 1922 में इन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है बंद कर दिया। The movement was turning violent in many places and सत्याग्रहीज मीन्स ये वो उन लोगों को कहा जाता है जो इस मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं। सत्याग्रही जो सत्याग्रह मूवमेंट में हिस्सा लेते थे, नीडेड प्रॉपरली ट्रेन्ड फॉर मास स्ट्रगल्स। अब ये सत्याग्रही उन लोगों को कहता था गांधी जी जो इसके पाथ को फॉलो कर रहे थे, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। हम अभी भी देख रहे हैं कि इंडिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी कि अगर आपको एक गाल पे कोई तमाचा मारे, आप यहाँ से दूसरा गाल प्रेजेंट करो। तो वो उनकी आइडियोलॉजी थी, सत्याग्रह की आइडियोलॉजी थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे सत्याग्रही जो होने चाहिए, इनको पहले ट्रेन करना है मास स्ट्रगल में चलने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गैदरिंग्स जब होती है, इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसको काबू में रखना। हम यूजुअली देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा मास इवेंट होता है, जब भी कहीं पे हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं, तो वहां डेफिनेटली जो है कन्फ्लिक्ट होता ही होता है, डिस्टर्बेंस होता ही होता है, इनडिसिप्लिन होता ही होता है, और इवन कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ फिर एंड पे होती है। अगर वहां पे जूस या कुछ बिरयानी बांटने की बात होगी तो फिर वहां पे अल्लाह खैर करे बहुत ज्यादा हाल बुरा होगा। तो इन्होंने कहा कि जो अब हिस्सा लेंगे इस मास स्ट्रगल में, उनको पहले ट्रेन करना है, मेंटली उनको ट्रेन करना है कि कैसे हिस्सा ले ले इस मास मूवमेंट्स में। अगर उनको कहा जाएगा कि आपको नॉन वायलेंट रहना है तो नॉन वायलेंट ही रहने चाहिए। अगर उन्हें कहा जाएगा कि आपको वायलेंस इख्तियार करना है तो वो वायलेंस इख्तियार करनी चाहिए। फिलहाल तो गांधी जी ने ऐसी बात नहीं कही थी कि वायलेंस इख्तियार करना है, बल्कि उन्होंने कहा था कि नॉन वायलेंट रहना है, और लेकिन जो है लोग नहीं रहे थे। Point number 3, Chittaranjan Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to the council politics. मैंने पहले ही कहा था कि पहले पहले लोगों की या इंडियन लीडर्स की डिमांड जो थी काउंसिल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की, या इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए थे पार्लियामेंट में, या इनको मिनिस्ट्री में जो है रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी। तो ऐसे ही मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दो अशखास हैं, इन्होंने अपनी कांग्रेस से निकल के अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, जिस पार्टी का नाम इन्होंने स्वराज पार्टी रखा था। और इन्होंने इस स्वराज पार्टी ने अपना एक अलग एजेंडा रखा, अपना एक अलग मकसद रखा। वो मकसद क्या था कि इन्हें जो है काउंसिल पॉलिटिक्स में हिस्सा चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे होते हैं एमएलए होते हैं और ये होते हैं एमएलसीज होते हैं। तो अब जो है सिविल डिसओबीडियंस को स्टार्ट करना था। गांधी जी ने कहा था कि ये लोग जो है इनको ट्रेन करना है, मेंटली ट्रेन करना है स्ट्रगल के लिए, मास स्ट्रगल के लिए। तो तब जाके फिर से वही बात छेड़ी गई कि कैसे जो है हिंदूज को भी, मुस्लिम्स को भी, अमीर लोगों को भी, गरीब लोगों को भी, अपर कास्ट के लोगों को भी, लोअर कास्ट के लोगों को भी, लिटरेट लोगों को और इलिटरेट लोगों को भी, सबको कैसे एक ही झंडे के सामने, एक ही झंडे के नीचे कैसे लाए, कैसे इन सब को तैयार करे कि वो एक ही मास स्ट्रगल में हिस्सा ले ले। फिर इनकी नजर अचानक नमक पे पड़ी, क्योंकि नमक इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियां बना रहा था, नमक पे इन्होंने टैक्स लगाया था। तो गांधी जी ने कहा कि ये एक ऐसी चीज है, नमक एक ऐसी चीज है, ये गरीब भी खाता है, अमीर भी खाता है, अपर कास्ट भी खाता है, लोअर कास्ट भी खाता है, लिटरेट भी खाता है, इलिटरेट भी खाता है, हिंदू भी खाता है, मुस्लिम भी खाता है। क्यों ना इसी को यूज करके हम सारे लोगों को इकट्ठे एक ही झंडे के नीचे ले आए। तो साल्ट वाज अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। तो इसमें उन्होंने इस चीज को पाया, इस चीज के इंडिकेशन पाई कि यही वो चीज है जो पूरे हिंदुस्तान को एक बना सकता है। साल्ट ही वो चीज है जो पूरे हिंदुस्तान को एक ही बना सकता है। तो पॉइंट नंबर 5, साल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। तो फिर जो है साल्ट जो है ये लॉ हटाने के लिए, इस पे टैक्स जो लगा था, इस चीज को डिसओबीडियंट करने के लिए, अंग्रेज सरकार ने साल्ट पे, नमक पे टैक्स लगाया था, अब इसको डिसओबे करना था। अब लोगों को बोलना था कि हम जी आपका ये टैक्स नहीं मानते, आपका ये रूल नहीं मानते, आपका ये नमक एक्ट जो है नहीं मानते, हम इसको ब्रेक करते हैं, कंप्लीटली डिसएग्री आपके इस एक्ट से करते हैं, कंप्लीटली इसको वैंडलाइज करते हैं, हम नहीं मानते आपका ये एक्ट। तो इसी एक्ट को न मानने के लिए, अंग्रेज सरकार को बोलने के लिए, वहां पे खुद नमक जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए गांधी जी चले गए अपने 78 ट्रस्टीड वॉलंटियर्स के साथ, जो इसके खास लोग थे।
इनके साथ चले गए, उन्होंने मार्च स्टार्ट किया। तो फाइनली महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। फिर ये वहां पे चले गए, इन्होंने वहां पे फिर खुद ही मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट का, फिर वहां पे लोगों को दिखाया, अंग्रेज सरकार को दिखाया कि हम आपका ये कानून जो है, जो आपने नमक पे टैक्स लगाया है, आपका ये रद्द करते हैं। तो फिर ये सक्सेसफुल हुआ, लेकिन फाइनली जो है महात्मा गांधी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कॉल ऑफ करना पड़ा। क्यों? महात्मा गांधी once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irving on 5th of March 1931। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फिर वो बातचीत के लिए, ट्रीटी के लिए, जिसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, फिर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। इरविन तब जाके इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहे थे अंग्रेज सरकार को, और गांधी जी की इसके साथ बात हुई, एक महादा हुआ कि अब जो है 5 मार्च 1931 को इनके साथ एक पैक्ट साइन हुआ कि आप जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ कीजिए। गांधी जी को कहा गया कि आप विड्रॉ कीजिए, हम आपकी डिमांड्स जो भी है उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। पार्टिसिपेंट्स saw the movement in different angles such as Patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh. So to organize business interest, formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1921 and Federations of Indian Chamber of Commerce and Industries (FICCI). Gandhi called to untouchables, that is Harijan, children of God। तो हम यहाँ पे कहेंगे पॉइंट नंबर 6 से, गांधी जी को कहा गया था कि आप हमारे साथ इंग्लैंड चलिए, हम आपकी लंदन चलिए, हम आपकी बात को मानेंगे, आपकी जो भी डिमांड्स होंगी उनको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गांधी जी वहां पे चले गए, उनको चीट किया गया, वहां पे उनकी डिमांड्स को वहां पे नहीं माना गया। और इस दौरान इन्होंने फिर वहां से आके वापस आके इन्होंने अपने इस सोसाइटी पे एक बार फिर नजर डाली, और इन्होंने फिर कहा कि हमें इकट्ठा होने की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो उसमें तब जाके एक सेक्ट था, कम्युनिटी से एक सेक्ट था, जिनको शुद्राज भी कहा जाता था, जिनका नाम हरिजन भी गांधी जी ने रखा था। हरिजन का मतलब था चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गांधी जी ने कहा था ये हरिजन, ये शुद्राज, ये अनटचेबल्स जो हैं, जिनको बहुत ज्यादा आप डिस्ग्रेस करते हैं सोसाइटी में, इनको अपनाने की जरूरत है। जब तक हम इनको ना अपनाए तब तक हम जो है कामयाब नहीं हो सकते। और इन केस अगर हमें कामयाब होना है, अंग्रेज सरकार से इंडिपेंडेंस हासिल करना है, तब जाके हमें अपनी सोसाइटी के इस हिस्से को भी अपनाना चाहिए। तो इस बीच 1920 में FICCI भी इस चीज का भी इनिकाद हुआ। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस एक विंग बनाई गई, जो बिजनेस पर्पस या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बनाया गया था। तो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे भी अपने डिफरेंट एजेंडाज लेके पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हमने देखा अब सिविल डिसोबीडियंस भी विड्रॉ हुआ, क्योंकि गांधी जी को चीट किया गया। अब की बार इन्हें कहा गया था कि हम आपकी डिमांड्स मानेंगे, लेकिन नहीं मानी गई। और इसके बाद फिर और ये टोटल जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गई। तो अब जब सिविल डिसोबीडियंस भी हम कहेंगे कि फेल हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी फेल हो गया, सारे मूवमेंट्स अभी तक फेल ही हो रहे थे। लेकिन इन फेलियर मूवमेंट्स के बावजूद भी जो है एक चीज इंडिया में हासिल हो रही थी, गांधी जी को एक चीज हासिल हो रही थी। वो अचीवमेंट क्या थी गांधी जी की? दैट वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, दैट वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इस चीज से जो है, चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, इस चीज से एक चीज सामने आई थी, वो था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब जो है हिंदूज ने मुस्लिम्स को अपनाया था, अपर कास्ट ने लोअर कास्ट के लोगों को समहाउ अपनाया था। इसमें एक कलेक्टिव सेंस आया था, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। एक दूसरे को लग रहा था कि अब हम जो है इंडिया के लोग हैं। इससे पहले लग रहा था कि हम मुस्लिम्स के लोग हैं, हिंदूज के लोग हैं, ब्राह्मण्स के लोग हैं, शूद्रास के लोग हैं, वैश्यास के लोग हैं, शाक्यास के लोग हैं, या इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, या पीजेंट्स है, या ट्राइबल्स है, बाकी बाकी लोगों को डिफरेंट। पहले इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा था, लेकिन इन मोमेंट्स के बाद जो है वहां पे एक सेंस क्रिएट हुआ था लोगों में अब, एंड दैट वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। Nationalist movement spreads when people belonging to different regions and communities began to develop a sense of collective belongingness. The identity of a nation is most often symbolized in a figure or image. तो ये movements तभी जाके spread होने लगे अच्छे से, जब लोगों में एक सेंस आया। वो सेंस क्या था? इनको लगा था कि अब जो है इंडिया को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया हमारा मुल्क है, हम जो है इंडिया के बदले, इंडिया को आजाद करने के लिए लड़ रहे हैं, इंडिया को आजाद करने के लिए इन मोमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब ये सेंस लोगों में पैदा हुआ, तभी जाके इस मोमेंट्स में जो है ये मोमेंट्स स्प्रेड होने लगे, फैलने लगे। The image of Bharat Mata was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay in 1870 when he wrote Vande Mataram for our motherland. Indian folk songs and folk sung by bards played an important role in making the idea of nationalism. In Bengal, Rabindranath Tagore, and in Madras, Natasha
Sastri collection of folk tales and songs which led the movement for folk revival. हमने यूरोप में देखा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हमने देखा रोमांटिक इमेजिनेशन चली, तो वैसा ही एग्जैक्टली यहाँ पे भी हुआ। इमेज भी बनाई गई भारत माता की, इसके साथ ही वंदे मातरम भी गाया गया जिसको मदरलैंड को डेडिकेट किया गया। इसके बाद जो है इंडियन फोक सॉन्ग्स को फिर से रीसंग किया गया। सोसाइटीज में बर्ड्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। बर्ड्स मीन्स जो गांव जाते थे पुराने जमाने में, जब हम बच्चे थे तो तब जाके हमारे गांव में लोग आते थे, वो बाजा बजाते थे, गाना गाते थे, फिर वो यहाँ से चावल लेते थे। तो बर्ड्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। ये गांव चले गए, उन्होंने वहां पे वंदे मातरम जो है गाया लोगों के सामने। लोगों में एक जुनून आया, ये सॉन्ग सुनने के बाद लोगों में जुनून आया। इनमें सबसे बड़ी हस्ती का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर या नताशा शास्त्री। इन्होंने बहुत ज्यादा रोल अदा किया अपने फोक टेल से और फोक सॉन्ग से। इन्होंने फोक सॉन्ग्स लिखने शुरू कर दिए और यही फोक सॉन्ग्स जो है फिर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गए गांव में। कुछ लोगों ने गाया, कुछ लोगों ने पढ़ा। इस सब से लोगों में एक अलग फीलिंग आई। वो फीलिंग क्या थी? दैट वाज द फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। जब ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस हो गया आया लोगों में, तो तब जाके जो है मूवमेंट्स, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गए। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ट्राई कलर रेड, स्वदेशी मूवमेंट यानी कि अब हमें जैसे कि अभी इंडिया कह रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कीजिए। कल जूम को इन्होंने फिर से इसमें अब प्रॉब्लम्स आ रही है, या इन्होंने टिकटॉक को बैन किया, या इन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशंस को बैन किया। इट मींस कि अब ये कह रहे हैं कि आप घर बैठे या हमारे अपनी स्वदेशी प्रोडक्ट्स जो है उन्हीं को यूज कीजिए, फॉरेन प्रोडक्ट्स को बैन कीजिए। तो ऐसा ही मूवमेंट चलाया गया स्वदेशी, जिसमें सारे फॉरेन गुड्स को बैन किया गया था। इन्होंने बाइकआउट किया था, इसको डिसओबीडेंट किए थे उन फॉरेन प्रोडक्ट्स को। इन्होंने एक अपना ट्राई कलर बनाया था जिसका 3 रंग थे, रेड, ग्रीन एंड येलो। इसमें इस फ्लैग में बहुत सारे 8 लोटसेस थे। लोटस मींस जो अभी बीजेपी के पास हैं, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविनेंसेस। पहले जाके इंडिया में 8 प्रोविनेंसेस थे। जब अंग्रेज सरकार रूल कर रही थी, इन्होंने इसको प्रोविनेंसेस में डिवाइड किया था, क्योंकि तब जाके इनको इजी होता था प्रोविंसेस में रूल करना। एंड ए क्रीजेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और इस झंडे में और इस तिरंगे में और इस फ्लैग में एक क्रीजेंट मून थी, हाफ मून, जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो जब मूवमेंट्स में इस नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में लोगों को झंडा दिया गया, ये जो है ये आपका झंडा रहेगा, आप जब आप आजाद होंगे तो आपका ये झंडा होगा, तो इस झंडे से भी लोगों में बहुत ज्यादा वो वसवसा क्रिएट हो गया। उनमें भी वो बहुत ज्यादा जरूरत आ गई नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जब ये सारी चीजें हो गई तो लोगों में कलेक्टिव सेंस आ गया, लोगों ने एक दूसरे को फील किया, लोगों ने एक दूसरे को इज्जत एहतराम दिया। अब लोग एक दूसरे को हेट नहीं कर रहे थे, बल्कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो है अब एक हो गए थे, सेम हो गए थे। Means of creating a feeling, nationalism was thorough in reinterpretations of history. The nationalist writers urged the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. इसको exactly हम उसी चीज के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि यूरोप में रोमांटिक इमेजिनेशन या रोमांटिसिज्म मूवमेंट चलाया गया। अब यहाँ पे राइटर्स को कहा गया, राइटर्स को बोला गया, गांधी जी ने, डिफरेंट लीडर्स ने, आप लोगों को आगाह कीजिए कि इंडिया का पास्ट क्या था। जब इंडिया में अंग्रेज सरकार नहीं थी तब जाके इंडिया का क्या हिस्ट्री थी, इंडिया की क्या हिस्ट्री थी, इंडिया के पास कौन कौन सी अचीवमेंट्स थी, आप लिख लीजिए, लोगों को बता दीजिए। तो इससे क्या हो गया, लोग जो है अवेयर हो गए इंडिया के पास्ट के बारे में। फिर जब लोग अवेयर हो गए कि इंडिया का इतना रिच पास्ट था, अंग्रेज लोग आए हैं, इन्होंने इस चीज को लूटा है, तो इस हिस्ट्री से भी उनमें बहुत ज्यादा जोश आया और फिर वो तैयार हो गए मोमेंट्स में या इन स्ट्रगल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, लड़ने के लिए। और अल्टीमेटली जो है फिर 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। फिर 1947 के बाद जो है इंडिया, मुस्लिम्स अलग अलग फिर से हुए, क्योंकि इस बीच टू नेशन थ्योरी आई थी। पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। पाकिस्तान का फाउंडर अली मोहम्मद जिन्ना हो गया और इंडिया का फाउंडर जो है ये हो गया, महात्मा गांधी हो गया। तो अंग्रेज को फाइनली इंडिया छोड़ना पड़ा 1947 15 अगस्त को। तो इसके साथ ही हमारा सेकंड यूनिट खत्म होता है। ये जो है इसमें ये रिवीजन नोट्स थे। तो हो सकता है अगर आपको लगे कहीं पे जंप हुआ है तो दैट इज पॉसिबल, क्योंकि हम रिवीजन नोट्स पढ़ रहे हैं।